हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा वैलेंस के बारे में, एनोमलस बिहेवियर के बारे में और डायगोनल रिलेशनशिप के साथ रिएक्टिविटी के बारे में। ये चार छोटे छोटे टर्म्स हैं बेटा जो कि एनसीईआरटी के लास्ट में दिए हुए हैं। तो इन टर्म्स का जो हम मीनिंग है वो हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, हमने जो पीरियोडिक टेबल है उसके मोस्ट ऑफ द पोर्शंस कवर कर लिए हैं। इससे नेक्स्ट वाला जो लेक्चर रहेगा वो हिस्ट्री के बारे में रहेगा। तो एक्चुअल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड आज का जो लेक्चर होगा वो सबसे लास्ट लेक्चर होगा। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे इससे पहले वाले जो जितने भी पीरियोडिक टेबल थे वो कैसे आए थे, उनके बेसिक आइडिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो पढ़ने वाले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला वाला जो टॉपिक है वो क्या है, वैलेंस। वैलेंस एक्चुअल में क्या होता है, ये किसी भी एटम के कंबाइनिंग कैपेसिटी को बताता है। तो एक्चुअल में वैलेंस का जो डेफिनेशन है हम क्या लिखते हैं, वैलेंस, या कुछ जगहों पर वैलेंसी भी लिख देते हैं हम। तो ये होता क्या है, ये होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, ये होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम या एनी एलिमेंट। मतलब जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हमारे पास ये H2O है, ये एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, इसके पास एक्चुअल में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन के पास, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या है, हाइड्रोजन अपने 1 इलेक्ट्रॉन को यूज करता है, ये दूसरा हाइड्रोजन भी अपने 1 इलेक्ट्रॉन को यूज करता है। लेकिन कंबाइन होने के लिए ऑक्सीजन अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है, या 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हाइड्रोजन के पास से ले रहा है, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है ये कितनी हो जाएगी, 2। यहीं पर जो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है, यहां पर दोनों हाइड्रोजन की, ये हम कितना बोल देंगे, 1। समझ में आ गया। तो एक्चुअल में ये जो वैलेंस होता है ये क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब ये कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे निकालेंगे या फिर वैलेंसी कैसे निकालेंगे, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखकर निकालते हैं। तो मत कहने का मतलब क्या है, वैलेंस किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे उनसे हम निकालेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे, ध्यान देना यहां पर। नॉर्मली होता क्या है, जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास सोडियम है। ठीक है, सोडियम है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाता है नियॉन और ये हो जाएगा 3s1। तो होता क्या है, ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो यूजुअली शुरुआत में अगर ऑर्बिट के अंदर, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो एक्चुअल पे हर एक एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करता है, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करता है, कहने का मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर पहुंचने की कोशिश करता है। तो जो सोडियम है वो इजीली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के पास कैसे पहुंच जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट करके। तो यहां पर ये लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कर देगा। तो लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के बाद ये कौन से वाले कॉन्फ़िगरेशन पर पहुंच जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पर पहुंच जाएगा। इसी कंसेप्ट को केमिकल बॉन्डिंग में और ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं बेटा। तो यहां होता क्या है, ये जो सोडियम है ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो हम क्या बोल देंगे, इसकी जो वैलेंसी होगी ये 1 होगी। ठीक है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके या आसानी से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के पास पहुंच सकता है। लेकिन देखना, यहीं पर अगर हम क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, ये होता है नियॉन, ये होता है 3s2, ये होता है 3p5। अब ये जो नेक्स्ट नोबल गैस जो है, इसके बाद कौन होता है, आर्गन। उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए आर्गन के पास पहुंचने के लिए। अगर ये नियॉन के पास पहुंचना चाहेगा तो इसको पूरे के पूरे 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने से ज्यादा आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन आना। तो यहां क्या हो जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। ठीक है, मतलब 3s2 3p6 जो आउटर मोस्ट होता है ये होता है आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ये गेन कर लेगा। तो यहाँ गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजी हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि क्लोरीन की वैलेंसी भी कितनी है, 1 है। समझ में आ गया, मतलब कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है,
इसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। कहने का मतलब जब ये दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लॉस करने वाला है बॉन्डिंग बनाते समय, ये कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है वो बॉन्डिंग बनाते समय, उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। क्लियर है। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर बताते समय हम साइन भी दिखाते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हमने रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में देखा है बेटा। तो जैसे आपको क्या दिखेगा, जैसे सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, +1। वैसे यहाँ क्लोरीन का जब ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ -1। तो जब कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन कर जाएगा तो उसे माइनस लिख देंगे साइन, कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाएगा या उसकी तरफ से शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे एटम की तरफ तो उसे क्या लिखेंगे, प्लस साइन के साथ लिखेंगे। क्लियर हुआ। कहने का मतलब यह है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था वो एक्चुअल में वैलेंसी ही है, लेकिन वो हम साइन के साथ दिखाते हैं ये बताने के लिए कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाह रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है। समझ में आ गया। तो हमें एक्चुअल में इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, वैलेंस का डेफिनेशन, दूसरा सारे जो ग्रुप होते हैं स्पेशली सिर्फ एस और पी ब्लॉक के बारे में, क्योंकि जो डी ब्लॉक की वैलेंसी है वो डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें हर एक एलिमेंट का बहुत अलग अलग होता है। ठीक है, एस और पी ब्लॉक के लिए हमें यह पढ़ना है कि कौन से ग्रुप की जनरल वैलेंसी कौन सी होती है और इस वैलेंसी का यूज क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, अगर हम देखें एस और पी ब्लॉक में तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये तो एस ब्लॉक वाले हो गए, यहीं पर ग्रुप 13 से जो 18 है वो कौन से, पी ब्लॉक वाले हो गए। तो इसमें अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जो ग्रुप 1 है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1। तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने, 1। वहीं पर जो ग्रुप 2 होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2, तो इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। 13th वाले में क्या होता है, NS2NP1, तो इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3। अब पी ब्लॉक में तो जो बाद वाला नंबर है वही उसका क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। वैसे ही 14 जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NS2NP2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4, S के 2 P के 2। वैसे अगर ग्रुप 15 के लिए आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा NS2NP3, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5। 16 में अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, NS2NP4, टोटल कितने हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6। यहीं पर ये देखेंगे ये हो जाएगा NS2NP, ये कितना हो जाएगा, 5, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7। यहीं पर इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP6, किसका, वैलेंस नोबल गैसेस का, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। ये अलग बात है कि जो नोबल गैसेस हैं उसमें एक आध एलिमेंट को छोड़कर कोई बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, जब हम वैलेंस देखेंगे तो यूजुअली ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके इजीली पहुंच जाएगा कहाँ तक, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक। वैसे ये इलेक्ट्रॉन 2 लॉस करना चाहेगा, वैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा। यहाँ देखना, जो ग्रुप 14 है ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। ठीक है, तो इसकी वैलेंस, इसका जो वैलेंस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर इसमें ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लिखना चाहें, इसमें अगर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये +4 भी हो सकता है, ये -4 भी हो सकता है। याद ध्यान रखना ये जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है, इसके अलावा इसके और भी दूसरे ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल होते हैं जो कि हम पी ब्लॉक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे ग्रुप 13 में +3 के अलावा +1 भी होता है, ये ग्रुप 14 में +4 के अलावा +2 भी होता है। क्लियर हो गया। तो सिर्फ इतना ही होता है ऐसा नहीं बोल रहे, हम केवल जनरल रूल की बात कर रहे हैं। वैसे ही जो ये हम बोलेंगे जो ग्रुप 15 है वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन लेकिन गेन करना इसके लिए ज्यादा आसान है, तो एक्चुअल में अगर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो यह हो जाएगा -3 और क्या हो जाएगा, +5। अगेन ये जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है, इसके अलावा और भी दूसरे हो सकते हैं बेटा। ठीक, वैसे ही जो ग्रुप 16 है इसके नंबर ऑफ, इसकी जो वैलेंसी हो सकती है 2 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। 2 इलेक्ट्रॉन कब बोलेंगे, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, -2 हो जाएगा, और 6 कब बोलेंगे, जब ये 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाएंगे। याद रखना, अब ये जनरल वैलेंसी की बात बोल रहे हैं, जो 6 है वो ऑक्सीजन की कभी वैलेंसी 6 नहीं हो सकती। ठीक, वैसे ही ये जो ग्रुप 17 है इसमें क्या हो जाएगा, वैलेंसी 1 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, मतलब -1 हो सकता है या +7 ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। जब हम वैलेंस लिखते हैं तो केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं, ये साइन को नहीं दिखाते, चार्जेस को नहीं दिखाते। ठीक है, वैसे ही जो नोबल गैस है इसमें या तो 0 होगा या तो 8 होगा,
समझ में आ गया? तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितना हो सकता है? +8। ठीक, लेकिन अगेन हमारे पास बहुत एक आध ही जो नोबल गैस है वो रिएक्ट करता है। अब ध्यान रखना, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो उतने ही ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होंगे, उसके अलावा और भी दूसरे ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। हम केवल उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखकर क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये समझ रहे हैं। समझ में आ गया बेटा? अब इसमें एक और टर्म आता है जो कि एनसीईआरटी ने लिख रखा है, वो क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो होता है, दोनों के साथ अलग अलग तरीके की वैलेंसी शो करते हैं। कैसे? यहाँ ध्यान देना, जैसे ये जो ग्रुप है, ग्रुप 1 2 3 4, सॉरी, ग्रुप 1 2 13 14, फिर हो जाएगा 15 16 17। यहाँ क्या होता है, अगर इन ग्रुप्स की बात करें, नोबल गैस की तो बात करना ही ठीक नहीं है क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बनाते। तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन देखें, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन देखें तो यहाँ कंपाउंड कैसे बनेंगे ध्यान देना। जैसे यहाँ क्या रहेगा? NaH, यहाँ क्या रहेगा? MgH2, यहाँ क्या रहेगा? ग्रुप 13 में एल्यूमिनियम AlH3। थर्ड पीरियड वाले एग्जांपल ले लिए हैं मैंने, हम सेकंड पीरियड वाले भी ले सकते थे। यहाँ ग्रुप 14 में क्या हो जाएगा? SiH4। 15 में क्या हो जाएगा? PH3। यहाँ क्या हो जाएगा? H2S। यहाँ क्या हो जाएगा? HCl। अब आपको क्या दिख रहा होगा? शुरुआत में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो जा रहे हैं। तो हम इसमें क्या बोलते हैं? वैलेंसी ऑफ एटम या वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। पहले ग्रुप 1 से लेकर, ग्रुप 1 से जब हम ग्रुप 14 तक जाते हैं तो ये इंक्रीज होता है। ठीक है, ग्रुप 1 से ग्रुप 14 तक जाने पर ये इंक्रीज होता है, क्योंकि पहले वैलेंसी 1 थी, 2 थी, 3 थी, फिर 4 थी, और 4 के बाद फिर से कम होने लगेगा। ग्रुप 14 से, ठीक है, जब हम किस पर जाएंगे? ग्रुप 17 पर जाएंगे, तो यहाँ पर जो वैलेंसी है क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस। कहने का मतलब वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इनिशियली अलोंग द पीरियड इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। क्लियर हुआ? ये ट्रेंड आपको पता रहना चाहिए क्योंकि ये जो एग्जांपल्स हैं ये एनसीईआरटी ने दे रखे हैं बेटा। वैसे ही अगर वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन देखें, ठीक है, इन्हीं एलिमेंट्स के विद रिस्पेक्ट टू अगर ऑक्सीजन देखते हैं तो यहां देखना ये क्या हो जाता है? Na2O, ये हो जाता है MgO, फिर ये हो जाएगा क्या? Al2O3, ये हो जाएगा SiO2, ये हो जाएगा P2O5, ये हो जाएगा SO3, और ये हो जाएगा Cl2O7। मैं मैक्सिमम वैलेंसी की बात कर रहा हूँ, इससे कम वाले भी बन सकते हैं, जैसे SO3 के अलावा SO2 भी बनता है, P2O5 के अलावा P2O3 भी बनता है, Cl2O7 के अलावा अब दूसरे भी ClO2 Cl2O बहुत सारे बनते हैं ऑक्साइड। ठीक है, अगर इसमें हम वैलेंसी की बात करेंगे तो ध्यान देना, यहाँ पर ये +1 था, यहाँ पर +2 था, +3 था, +4 था, +5 था। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे +6 था, ये +7 था। कहने का मतलब अगर हम वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन की बात करेंगे, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, यहाँ क्या था? विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन था ऊपर वाला। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 17 तक ये जो वैल्यू होती है ये केवल बढ़ती है। लेकिन हाइड्रोजन के साथ अलग केस है, हाइड्रोजन के केस में शुरुआत में बढ़ता है और फिर कम हो जाता है। समझ में आया बेटा? तो ये हो गया वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ट्रेंड। अब इसके बाद ये देखते हैं, ये जो हम वैलेंसी पढ़ रहे हैं, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी बोल रहे हैं, इसका यूज क्या है? एक्चुअल में इसका यूज क्या है? ये है कि हम वैलेंसी को यूज करके हम फॉर्मूले निकाल सकते हैं। एक्चुअल में फॉर्मूला कैसे निकालना है ये हमने एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वाले टॉपिक में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया था कि उसमें फॉर्मूला निकालने के काम आता है। बट यहाँ पर भी यूज़ कर उसी वैलेंसी को फॉर्मूला निकालने के लिए यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं बेटा, थोड़े बहुत एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास मैग्नीशियम है, ये हाइड्रोजन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1। तो ये क्रिस क्रॉस मेथड से हम क्या करते हैं? इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो एक्चुअल में इसका जो फॉर्मूला होगा ये क्या हो जाएगा? MgH2। समझ में आ गया? उसकी वैलेंसी इसका नंबर बनेगा, इसकी वैलेंसी उसका नंबर बनेगा फाइनल वाले फॉर्मूले में। क्लियर हो गया? ऐसे ही अगर ये कैल्शियम है और ये ऑक्सीजन है, इसकी भी वैलेंसी 2 है, इसकी भी वैलेंसी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? Ca2O2। लेकिन जब हम इंपेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो केवल क्या लिखेंगे? CaO।
समझ में आ गया। ऐसे ही अगर हमारे पास Al2O3 होता है, सॉरी मतलब एल्यूमिनियम होता है और ऑक्सीजन होता है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Al2, वो 2 यहाँ आ जाएगा, ये 3 वहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा Al2O3। क्लियर हुआ बेटा? ये तो हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। कई बार इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, कोई अननोन कंपाउंड दे देगा, उसके वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन दे देगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे देगा और हमें उसका फॉर्मूला निकालने के लिए बोल देगा। एग्जांपल के लिए देखना, जैसे हमारे पास एक एलिमेंट कौन सा है, ए, और एक एलिमेंट है बी। इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये 2 हैं। इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, मान लेते हैं इसके पास 5 है, या इस सॉरी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये 7 हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्योंकि 2 हैं, तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी ये कितने हो जाएगी, या वैलेंस कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। एक मिनट बेटा, ये अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसकी वैलेंसी कितनी, 2 की हो जाएगी। लेकिन वहां अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो केवल एक इलेक्ट्रॉन लेकर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जा सकता है। हेलोजन वाला एग्जांपल हो गया, तो हेलोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो नोबल गैस में पहुंच जाएगा, तो इसकी वैलेंसी जो होगी ये कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। अब दोनों का जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो ए की वैलेंसी 2, बी की वैलेंसी 1, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Ab2। समझ में आ गया बेटा? तो कुछ इस तरीके से वैलेंसी को हम यूज कर सकते हैं, ऐसे अननोन जो एलिमेंट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से जो भी कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला निकालने के लिए। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, वैलेंसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द एटम्स ऑफ द एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर ए ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सारे एलिमेंट में क्या रहेंगे, सेम। ये अलग बात है कि टोटल इलेक्ट्रॉन बदल सकते हैं, जैसे लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, लेकिन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक ही होगा, क्योंकि सबका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NS1 इस तरीके से। तो पूरे के पूरे ग्रुप 1 का कॉन्फ़िगरेशन कुछ सिमिलर रहता है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा भी था। तो एक्चुअल में हम क्या लिख देंगे, द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ये इन दोनों के, ये एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनमें ये चीज कॉमन होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या बोला है, यहां देखना। बोला है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट ए इज 1s2 2s2 2p6 3s2। यहां दिख रहा होगा इसके पास 3s2, सबसे आउटर मोस्ट में 2 हैं, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 हैं तो इसका वैलेंस या इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आगे क्या बोलेंगे, व्हाइल ऑफ द एलिमेंट बी इज 1s2 2s2 2p5। कुछ वैसे ही दिख रहा है जो हमने एग्जांपल देखा था, 2s2 2p5। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 7 है तो इसकी जो वैलेंसी होगी, ये वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसका जब हम फॉर्मूला लिखेंगे, ए की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 2, बी की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 1, तो जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Ab2। समझ में आ गया? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ये थर्ड वाला ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एलिमेंट x एंड y हैव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज विच। x की वैल्यू, x का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है NS1, y का दिया है NS2 NP5। विच कंपाउंड इज लाइकली फॉर्म्ड फ्रॉम x एंड y। तो आपको क्या दिख रहा होगा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। इसका मतलब इसकी वैलेंसी भी कितनी है, 1। ठीक है, वैसे ही इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये कितने हैं, 5। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाए, सॉरी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 नहीं 7 हो जाएंगे, ये 2 हैं और ये 5 है, टोटल 7। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 1। तो दोनों की ही वैलेंसी 1 है, तो फॉर्मूला क्या निकल कर आ जाएगा, XY निकल कर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, हमारा थर्ड वाला ऑप्शन। क्लियर हो गया? तो बस इतनी ही चीज़ हमें वैलेंसी से रिलेटेड पढ़नी थी। तो हम इस टर्म को ऐसे, ये जितने भी टर्म्स हैं आज के लेक्चर में हम जो भी टर्म्स पढ़ रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी है, उनको हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर में फिर वो टर्म्स बार बार रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा जो
कंसेप्ट है जो इसमें पढ़ना है हमें, वो किसके बारे में है? ये है एनोमलस बिहेवियर के बारे में। एनोमलस मतलब होता क्या है? अलग, डिफरेंट। तो जितने भी हम एलिमेंट्स देखते हैं कौन से सेकंड पीरियड में, अगेन नोबल गैस को नहीं देखेंगे क्योंकि वो किसी और के साथ बॉन्ड्स नहीं बनाते, लेकिन ये जो सेकंड पीरियड वाले जो एलिमेंट्स है जितने भी, ठीक है, ये जितने भी सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट है ये अपने ग्रुप के पहले एलिमेंट है। लिथियम अपने ग्रुप का पहला एलिमेंट है, बेरिलियम अपने ग्रुप का पहला एलिमेंट है, बोरॉन अपने ग्रुप का पहला एलिमेंट है, फ्लोरीन अपने ग्रुप का पहला एलिमेंट है। तो ये जो सेकंड पीरियड वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो शुरुआत वाले जो एलिमेंट है, इनका बिहेवियर अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये जो लिथियम है, लिथियम का बिहेवियर सोडियम से लेकर सीजियम तक जो बाकी एलिमेंट्स हैं इनसे थोड़ा अलग होगा। थोड़ा नहीं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी जो अलग हो जाती हैं किनसे? ये जो बाकी ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनसे। तो हम क्या बोलते हैं? वो लिथियम के एनोमलस बिहेवियर है। तो जितनी भी डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है हर एक ग्रुप के, ठीक है, एस और पी ब्लॉक में ही देखते हैं, डी ब्लॉक में इसकी बात नहीं करते हम, ठीक है, एस और पी ब्लॉक में, ठीक है, या जिनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, उसमें जो शुरुआत वाला जो एलिमेंट है वो अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से अलग बिहेवियर शो करता है। उस अलग बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? एनोमलस बिहेवियर। और ऐसे ही बाकी ग्रुप में भी होगा, लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक होगा। मतलब बेरिलियम का जो बिहेवियर है इसके ग्रुप में मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये सारे एलिमेंट से अलग होगा, ठीक है। बोरॉन का जो बिहेवियर है, ये बोरॉन का बिहेवियर अपने ग्रुप में ये एल्यूमिनियम, ठीक है, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनसे बिल्कुल ही अलग होगा। तो इस अलग बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? एनोमलस बिहेवियर। और ये लास्ट वाले ग्रुप तक चलते रहता है, ग्रुप 17 तक चलेगा ये। मतलब ये जो शुरुआत वाले एलिमेंट है, फ्लोरीन का बहुत अलग बिहेवियर होगा बाकी 3 से नीचे होंगे, ऑक्सीजन का बिहेवियर बहुत अलग होगा नीचे वाले एलिमेंट से, तो इसको बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर। तो इस वाले चैप्टर में हमें सिर्फ ये सीखना है कि एनोमलस बिहेवियर बोलते किसको हैं। जब हम पी ब्लॉक वाले चैप्टर पर जाएंगे तो उसमें हर एक एलिमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा एनोमलस बिहेवियर है, जिसमें बोरॉन के बहुत सारे एनोमलस बिहेवियर के एग्जाम्पल देखेंगे। इस चैप्टर में 1-2 एग्जाम्पल तो हम अभी देखेंगे एनोमलस बिहेवियर के, लेकिन डिटेल में हमें कब पढ़ना है? जब हम पी ब्लॉक वाले चैप्टर में जाएंगे कि कौन से एलिमेंट कौन कौन से अलग बिहेवियर शो करते हैं अपने ग्रुप के कंपेरिजन में, ठीक है बेटा। तो ये देख लेते हैं कि जो एनोमलस बिहेवियर है उसका डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे। एनोमलस बिहेवियर को क्या लिख सकते हैं? डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, बिहेवियर of first element in every group, first element in every group, in every group, ठीक है। और हर ग्रुप में जो पहले एलिमेंट है वो कौन से हैं? सेकेंड पीरियड वाले हैं, विच आर पार्ट ऑफ सेकेंड पीरियड, विच आर पार्ट ऑफ सेकेंड पीरियड, ठीक है। ये जो सेकेंड पीरियड वाले जो एलिमेंट है लिथियम से लेकर फ्लोरीन, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ एवरी ग्रुप फ्रॉम अदर एलिमेंट्स, फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप। मतलब एक ही ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से वो जो फर्स्ट वाले जो एलिमेंट है उनका बिहेवियर अलग होता है। इस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर। समझ में आ गया बेटा? अब ये देखते हैं कि ये जो एनोमलस बिहेवियर है ये होता क्यों है, इसके रीजंस समझते हैं। तो हम देखने वाले हैं रीजंस एनोमलस बिहेवियर के कौन से हैं। सबसे पहला रीजन, ये जो पहले वाले जो एलिमेंट होते हैं इनका साइज बहुत ही कम होता है। ये क्या होते हैं? स्मॉल साइज के होते हैं, ये स्मॉल साइज के होते हैं। तो पहला रीजन हो गया ये स्मॉल साइज, बहुत ही स्मॉल साइज होते हैं बाकी सबके कंपैरिजन में, इसलिए बहुत सारे बिहेवियर अलग आ जाते हैं। दूसरा, ये बहुत ही हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले होते हैं और हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी वाले होते हैं। हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन इंथैल्पी भी कम होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कम होती है, ठीक है। तो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है इनकी अपने ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा, और हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी भी होती है, एंड हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी भी होती है। इस रीज़न से भी वो बहुत सारे बिहेवियर अलग शो करते हैं। और तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं।
ठीक है, और इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे जब हम पी ब्लॉक वाले चैप्टर में जाएंगे तो। ठीक, ये क्या है? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब इसका मतलब क्या है समझना, ये क्या है? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे ये जो सेकेंड पीरियड वाले हैं इसमें आउटर मोस्ट कौन से होते हैं? 2s और 2p। 2d नाम की चीज़ होती है क्या इनमें? नहीं, इनमें 2d नहीं होता। लेकिन इसके नीचे वाले जो पीरियड वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम में 3s और 3p होता है, 3d भी होता है। ये अलग बात है कि 3d वैकेंट होता है, लेकिन होता ज़रूर है। ठीक है, और जो उससे भी नीचे वाले होंगे उसमें 4s होगा, 4p होगा, 4d भी होगा। ये अलग बात है कि वो भी वैकेंट होगा। लेकिन सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट में सेकेंड ऑर्बिट में कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता, उसमें एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है। इसके कारण भी बहुत ज़्यादा इसमें क्या आते हैं? लिमिटेशंस आ जाते हैं या एनोमलस बिहेवियर आ जाते हैं। ठीक, अब इसके कारण क्या चेंजेस आते हैं ये हमें पढ़ना है। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल के कारण क्या एनोमलस बिहेवियर वो एलिमेंट दिखाते हैं? वो जो फर्स्ट वाले एलिमेंट है बेरिलियम या फिर बोरॉन, ये कौन से तरीके का एनोमलस बिहेवियर दिखाते हैं ये समझेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखने वाले हैं हम एनोमलस बिहेवियर में। सबसे पहले क्या देखने वाले हैं? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के एब्सेंस होने के कारण, मतलब सेकेंड पीरियड में उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, उसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होने के कारण जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, मतलब वो जो फर्स्ट एलिमेंट है हर ग्रुप के, जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, इनके मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। लेकिन जो उसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं, अदर ग्रुप एलिमेंट्स, अदर ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं, मतलब सेम ग्रुप वाले जो दूसरे एलिमेंट है, या हम क्या बोले, दूसरे एलिमेंट्स हैं जिनका पीरियड 3 या 3 से ज्यादा होता है, अदर एलिमेंट्स जो है, जिनका जो पीरियड नंबर है वो क्या है? वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। इनके पास डी ऑर्बिटल होने के कारण ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड है ये कितने बनाते हैं? 6। ये इजीली मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड 6 बना लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे BF4, ये जो बोरॉन है BF4 माइनस में ये 4 बॉन्ड बना रहा है, ये 4 बॉन्ड बना रहा है, जबकि Al एल्यूमिनियम इसी के नीचे है, AlF6 3 माइनस बनाता है, ये कितने बनाता है? 6 बॉन्ड बनाता है। अब ये समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल के कारण ये 4 बॉन्ड से ज्यादा क्यों नहीं बना सकते? समझते हैं कि एग्जाम्पल से। जैसे देखना, हमारे पास बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं तो ये क्या होता है? हीलियम, और ये होता है 2s2 2p1। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये 2s है, और यहाँ पर क्या है? ये 2p है। इसमें कितने? 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका आउटर मोस्ट ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, कौन सा? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ कलर चेंज हो गया बेटा, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। यहाँ देखना, इसके 2s के जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो निकल कर कहाँ चले जाएंगे? इस 2p के पास चले जाएंगे। तो इसके पास क्या है? ये वाला ऑर्बिटल तो खाली हो ही जाता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के लिए इसके पास खाली जगह हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन के लिए खाली जगह हो जाती है। तो एक्चुअल में इसके पास कितने ऑर्बिटल हैं? 4 ऑर्बिटल है जिनको वो यूज कर सकता है बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो बोरॉन है इसके पास 4 ऑर्बिटल है बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, फॉर बॉन्डिंग। अब ये बॉन्डिंग बनती कैसे है ये हम डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके पास 4 ऑर्बिटल रहते हैं बॉन्डिंग के लिए, इसलिए ये कितने बॉन्ड बना लेता है? 4 बॉन्ड। लेकिन यहीं पर अगर हम एल्यूमिनियम को देखते हैं, यहाँ देखना, एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ये नियॉन हो जाएगा, ये 3s2 हो जाएगा, ये 3p1 हो जाएगा। यहाँ देखना, इसके पास भी ये 4 ऑर्बिटल तो होते ही हैं। किसके पास? एल्यूमिनियम के पास। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट वाला वैसे ही रहेगा, ये 2s की जगह भी ये क्या हो जाएगा? 3s और 3p हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन इसमें खाली कौन सा होता है? डी ऑर्बिटल भी होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करता है? ये इसके 4 ऑर्बिटल तो बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर ही लेता है, ये डी ऑर्बिटल के ये 2 और ऑर्बिटल को यूज कर लेता है। ठीक है, आगे वालों को यूज नहीं करता, बट इसके भी 2 ऑर्बिटल को यूज कर लेता है। तो एक्चुअल में ये कितने बॉन्ड बना लेता है? 6 बॉन्ड्स बना लेता है। ठीक है, अब अभी के लिए आपको क्या समझना है
कि एक्चुअल में ऑर्बिटल कितना अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए, बहुत बार ये डिसाइड करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनेंगे। और इसलिए सेकेंड पीरियड एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 4 से ज्यादा नहीं होंगे। अब इसमें बॉन्डिंग कैसे होती है, ऑर्बिटल कैसे पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, ये डिटेल में ओवरलैपिंग समझ लेंगे हम किसमें, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि सेकेंड पीरियड वाले जो एलिमेंट है वो केवल कितने बना सकते हैं, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाले जो एलिमेंट है वो 4 के ऊपर बना सकते हैं 6 बॉन्ड। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ही 6 बॉन्ड बनाएंगे, हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम उतने बना सकते हैं, उससे कम बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बोरान मैक्सिमम 4 बना रहा है, नॉर्मली 3 भी बनाएगा वो। समझ में आ गया, पहला एनोमलस बिहेवियर ये है। ये जो ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट है ये केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे, और उसी ओवरलैपिंग वाले कंसेप्ट से ये दूसरा एनोमलस बिहेवियर रिलेटेड है। क्या है कि ये जो सेकेंड पीरियड जो एलिमेंट है, ये एनोमलस बिहेवियर क्या है बेटा, ये जो सेकेंड पीरियड जो एलिमेंट है ये क्या बनाते हैं, ये पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, या यूजुअली ये बनाते ही है, पी पाई बॉन्ड बनाते हैं विद अदर एलिमेंट एंड विद इटसेल्फ ये पी पाई बॉन्ड इजीली बना लेते हैं। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है, पी पाई बॉन्ड, इसका मतलब होता है पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से पाई बॉन्ड बना है। बट वो पूरी ओवरलैपिंग कैसे होती है ये अगेन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें, इसके पहले वाला भी जो पोर्शन हमने पढ़ा है कौन सा, जो कोवेलेंट बॉन्ड जो पढ़ा मैक्सिमम 4 बनाएंगे 6 बनाएंगे, ये केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट से ही रिलेटेड है बेटा। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ये जो कार्बन और कार्बन है, ये कार्बन और कार्बन में जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, विद अदर सेकेंड पीरियड एलिमेंट, ठीक है, दूसरे सेकेंड पीरियड एलिमेंट या खुद के साथ वो पी पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो इसमें जो पाई बॉन्ड होते हैं उनका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं पी पाई बॉन्ड। इसमें जो दोनों पाई बॉन्ड बनते हैं उसको बोलते हैं पी पाई बॉन्ड। अगेन इसमें भी जो बॉन्ड बनते हैं वो पी पाई बॉन्ड, इसमें भी जो बनेगा उसे पी पाई बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है, ये खुद के साथ, जैसे यहाँ क्या दिख रहा है, कार्बन जो है वो कार्बन के साथ या कार्बन नाइट्रोजन के साथ, मतलब खुद के साथ भी और दूसरे सेकेंड पीरियड एलिमेंट के साथ भी कौन से टाइप के बॉन्ड बनाते हैं, ये पी पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हायर वाले एलिमेंट्स हैं, जो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स वाले जो एलिमेंट है, थर्ड पीरियड या उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये यूजुअली क्या फॉर्म करते हैं, ये यूजुअली पी पाई डी पाई बनाते हैं या फिर डी पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। अब इन बॉन्ड्स का मतलब क्या है ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ी हुई है तो। ठीक है, वहां पर हम इसको डिटेल में सीखेंगे कि कौन से बॉन्ड पी पाई होते हैं और कौन से बॉन्ड पी पाई डी पाई होते हैं, और फिर इसको डिस्कस करेंगे दोबारा वहीं पर। क्लियर हो गया, फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है दो एनोमलस बिहेवियर, क्योंकि ये बाद में पी ब्लॉक एलिमेंट में ये बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, पहला क्या कि जो सेकेंड पीरियड वाले जो एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, वो क्या बनाते हैं, मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाते हैं, बाद वाले 6 बॉन्ड बना सकते हैं इजीली मैक्सिमम। और एक चीज ये कि जो ये सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट है वो खुद के साथ या दूसरे सेकेंड पीरियड एलिमेंट के साथ क्या बना सकते हैं, पी पाई बॉन्ड, लेकिन जो नीचे वाले एलिमेंट है वो पी पाई डी पाई या फिर डी पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। क्लियर हुआ बेटा, तो ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक। तीसरी चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, ये है डायगोनल रिलेशनशिप। अब डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब समझना बेटा, जैसे हमने अभी सेकंड पीरियड एलिमेंट के लिए एनोमलस बिहेवियर पढ़ा था, उन्हीं के लिए अब डायगोनल रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे। सेकंड पीरियड एलिमेंट मतलब ये हो गए, ये सेकंड पीरियड वाले हो गए, वैसे ये कौन से हो गए, ये थर्ड पीरियड वाले हो गए। यहाँ होता क्या है, यहाँ पर एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखेगा आपको ऐसा। ठीक है, ये एक्चुअल में ऐसा ट्राइंगल बनते हुए दिखेगा। इस ट्राइंगल के जो डायगोनली अपोजिट एलिमेंट है, मतलब लिथियम और मैग्नीशियम, इनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होती है। उन सिमिलैरिटी को क्या बोलते हैं हम, डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये समझते हैं कि ये सिमिलैरिटी होती क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में इनका रेडियस सिमिलर हो जाता है, या कुछ जगहों पर इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सिमिलर हो जाती है, या कुछ जगहों पर इनका चार्ज बाई रेडियस का रेशो सिमिलर हो जाता है। ठीक है, उस रीजन से होता क्या है
ये जो डायगोनली अपोजिट एलिमेंट है, इनको डायगोनली अपोजिट एलिमेंट मत ले लेना बेटा, ठीक है, उनमें सिमिलैरिटी नहीं देखेंगे, ठीक है। हम किन की बात कर रहे हैं, लिथियम और मैग्नीशियम, या फिर बेरिलियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। वैसे ये अलग बात है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 13 है, लेकिन दोनों को साइड बाय साइड ही मानते हैं, डी ब्लॉक को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। बोरॉन और सिलिकॉन, शुरुआत वालों में ज्यादा सिमिलैरिटी होती है, इसके बाद वालों में उतना नहीं। एनोमलस बिहेवियर तो लास्ट तक वालों में होता है, लेकिन जो ये जो डायगोनल रिलेशनशिप रहती है, ये ज्यादा शुरुआत वाले एलिमेंट्स में रहती है, बाद में थोड़े कम सिमिलैरिटी आते जाती है, ठीक है। तो यहां क्या होगा कि डायगोनली अपोजिट एलिमेंट, ठीक है, डायगोनली अपोजिट एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट on right side of third period, on right side of third period element, ठीक है, on right side of third period element। ये क्या दिखाते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट और राइट साइड में डायगोनली अपोजिट एलिमेंट, इन दोनों में क्या होती है, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी रहती हैं, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और सिमिलर प्रॉपर्टीज जो ये शो करते हैं, इसी रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। समझ में आ गया बेटा। तो डायगोनल रिलेशनशिप एक्चुअल में क्या है, सिमिलैरिटी बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड एंड इट्स डायगोनली अपोजिट एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। इनके सिमिलैरिटी को क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अब ये ज्यादा यूजुअली कौन सा होता है, इनिशियल एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड। ये जो सेकेंड पीरियड होते हैं, उनके जो शुरुआत वाले जो एलिमेंट होते हैं, इनिशियल एलिमेंट्स, ठीक है, इनमें ये सिमिलैरिटी ज्यादा होती है। ये मतलब ये शुरुआत वाले में लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन सिलिकॉन के साथ, बाद वालों में उतनी ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं होती। समझ में आ गया। तो इसे बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अब इसका मतलब ये नहीं कि सोडियम इसके साथ भी फोर्थ पीरियड वाले के साथ सिमिलर होगा, इतना नहीं होता, नीचे नहीं होते ये प्रॉपर्टीज, नीचे वाले पीरियड में नहीं देखेंगे, केवल सेकेंड पीरियड वालों की सिमिलैरिटी देखेंगे, किससे, थर्ड पीरियड वालों से। तो अब इसका रीजन समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है, ये जो शुरुआत वाले जो एलिमेंट्स हैं, इनमें ये सिमिलैरिटी आती क्यों है। रिएक्टिविटी तो बाद में पढ़ेंगे बेटा, इसके रीजंस जान लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसके रीजंस की बात करें तो सबसे पहला रीजन अगर हम देखेंगे तो ये होता है सिमिलर रेडियस या सिमिलर साइज। एग्जाम्पल के लिए रेडियस ऑफ लिथियम और रेडियस ऑफ मैग्नीशियम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये होता है 152 पिकोमीटर और एक्चुअल में ये होता है क्या चीज़, ये होता है 160 पिकोमीटर। यहाँ पर मैग्नीशियम थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही इसका आयनिक रेडियस देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये 76 पिकोमीटर। वहीं पर रेडियस ऑफ Mg2+ ये हो जाता है कितना, 72 पिकोमीटर। तो इसकी वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाती है, लेकिन ये गैप बहुत कम है बेटा, 4 पिकोमीटर 8 पिकोमीटर बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है। तो दोनों के जो रेडियस जो हैं, जैसे रेडियस ऑफ लिथियम ये बहुत ज़्यादा सिमिलर किससे हो जाते हैं, रेडियस ऑफ मैग्नीशियम से। इसके कारण दोनों में सिमिलैरिटीज आ जाती है। तो बहुत अजीब चीज़ आपको देखने को क्या मिलेगी कि ये जो लिथियम है ये अपने ग्रुप से तो अलग प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन ये पड़ोस में किसी साइड वाले के साथ ज़्यादा प्रॉपर्टी शो, सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। समझ में आया। वैसे जो बेरिलियम है अपने ग्रुप से अलग बिहेवियर शो कर रहा है। अपने ग्रुप से कौन सा अलग बिहेवियर शो करेगा, जैसे वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, अपने ग्रुप से बहुत अलग बिहेवियर शो करते हैं, ठीक। लिथियम भी अपने ग्रुप से बिल्कुल अलग बिहेवियर शो करते हैं, बाकी सब आयनिक बनाते हैं, ये कोवेलेंट बनाते हैं, ठीक। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी इनकी अलग होती है अपने ग्रुप से, लेकिन साइड वाले जो ग्रुप हैं उनमें जो अपोजिट एलिमेंट होते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा सिमिलर प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है बेटा। तो सिमिलर साइज के कारण सिमिलरिटी आ जाती है। दूसरा सिमिलर क्या हो जाता है, चार्ज बाई रेडियस रेशो, सिमिलर चार्ज बाई रेडियस का जो रेशो है, ये एक रेशो होता है जिसको कुछ जगहों पर पोलराइजिंग पावर
कंपेयर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब ये टर्म सिर्फ लिख कर रखना बेटा, इसको आगे पढ़ेंगे जब हम केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे। तो पोलराइजिंग पावर भी कुछ जगहों पर ये लिखा रहता है। तो पोलराइजिंग पावर सिमिलर होने के कारण या चार्ज बाई रेडियस रेशो सिमिलर होने के कारण भी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी आ जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए कौन है ये, बेरिलियम और जो मैग्नीशियम होते हैं, इन दोनों में, सॉरी, बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो होते हैं, ठीक है, ये बेरिलियम का डायगोनली अपोजिट एलिमेंट जो एल्यूमिनियम होते हैं, इसकी सिमिलर पोलराइजिंग पावर होने के कारण इसमें सिमिलरिटीज आती हैं। ठीक है, और एक रीजन हो सकता है क्या चीज, सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बेरिलियम और एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी सिमिलर होती है। अगर याद होगा तो हमने वैल्यूज दोनों के लिए 1.5 1.5 पढ़ी थी। ठीक है, तो उन रीजन के कारण ये जो डायगोनली अपोजिट एलिमेंट है, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जब हम नीचे गए तो रेडियस बढ़ा, फिर जब आगे गए तो रेडियस फिर से कम हुआ। तो ये एक बार बढ़ने के बाद, एक बार कम होने के बाद ये रेडियस लगभग सेम हो जाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, एग्जैक्टली सेम तो नहीं, सिमिलर हो जाते हैं, उनके कारण ये सिमिलरिटीज आती है। क्लियर हो गया बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो देखने वाले हैं, सबसे लास्ट चीज़ है कौन सी, रिएक्टिविटी और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर। रिएक्टिविटी अगर बात करें तो पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर हम शुरुआत वाले एलिमेंट्स की बात करें, जैसे एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की बात करें, एस ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं, मतलब कौन से, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले, ये कैसे रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोगों ने वैलेंसी डिस्कस की थी, ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके नोबल गैस के पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करते हैं। वहीं पर अगर हम आगे देखेंगे ग्रुप 16 और ग्रुप 17 को, नोबल गैस को तो नहीं देख रहे हैं, वो यूजुअली रिएक्ट नहीं करते। ये क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिएक्ट बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिनमें ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो हेलोजेंस है वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब इसके कारण क्या होगा, अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। हम लोगों ने ये ट्रेंड पढ़ रखा था, डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, और आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजी हो जाएगा। ठीक है, मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो हम बोल सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स ईजियर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स ईजियर। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इजी हो जाएगा तो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हम जनरल ट्रेंड की बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जाने पर, ये मेटल वालों में या एस ब्लॉक वालों में डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर देखते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज उतनी तो नहीं बढ़ती, फिर इनफैक्ट कम हो जाती है। ठीक, तो डाउन द ग्रुप जाने पर इसमें क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर ये कम एनर्जी रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। ये अलग बात है कि एक्सेप्शनल केसेस हैं इसमें, फ्लोरीन से क्लोरीन में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, लेकिन अगर जनरल ट्रेंड की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है, मतलब कम एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। ये तो कंज्यूम कर रहे थे, बट ये तो कम एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो यहाँ रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे उतना ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो यहाँ स्टेबिलिटी कम हो जाती है डाउन द ग्रुप जाने पर, इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है डाउन द ग्रुप जाने पर ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दोनों में अपोजिट ट्रेंड है। तो पीरियोडिक टेबल में दो अलग अलग जो एंड है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो एक्चुअल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्योंकि रिएक्ट करते हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन हम यहाँ पर अगर जाएंगे, अगर हम राइट साइड वाले एलिमेंट्स को देखेंगे, नॉन मेटल्स को देखेंगे, तो नीचे जाने पर क्या होता है, रिएक्टिविटी कम होती है। इसको हम मेटेलिक कैरेक्टर से भी देख सकते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि ये मेटल्स हैं। डाउन द ग्रुप जाने पर होता क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो ये मेटल की तरह जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे, जल्दी बिहेव करेंगे तो ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम इसी एंड की बात करते हैं, नॉन मेटल वाले एंड की बात करते हैं, तो नीचे जाने पर क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अगर कम होता है तो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इनकी कम हो जाएगी, क्योंकि ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। समझ में आ गया बेटा। तो ये जनरल ट्रेंड है केवल,
ठीक है। तो जैसे अगर हम एल्कली मेटल में बात करें तो लिथियम से लेकर सोडियम तक अगर जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। फ्लोरीन से लेकर अगर आयोडीन की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, फिर क्लोरीन की होती है, ब्रोमीन की होती है, फिर आयोडीन की होती है। कोई बोलेगा सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का तो एक्सेप्शन है, तो यहाँ क्लोरीन का एक्सेप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि रिएक्टिविटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर डिपेंड नहीं करती बेटा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और दूसरे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। ये तो मैंने वन ऑफ द फैक्टर लिखा है जिसको जनरली थ्योरी में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही रिएक्टिविटी डिसाइड करेगा ऐसा नहीं होता। वैसे यहाँ पर जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबीडियम, सीजियम, सॉरी, ये डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ेगी रिएक्टिविटी, बढ़ेगी, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। मैंने लिथियम का एग्जांपल इसलिए नहीं लिया है क्योंकि लिथियम के बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो कई बार बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है बहुत सारे केसेस में, स्पेशली एक्वेस सॉल्यूशन में। ठीक, तो डाउन द ग्रुप जाने पर यहाँ पर रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ध्यान रखना बेटा, ये केवल जनरल रूल है, इसको हार्ड एंड फास्ट रूल मत बना लेना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ही हर बार देखेंगे, रिएक्टिविटी या आयनाइजेशन इंथैल्पी से ही देखेंगे। कई बार इन वाली प्रॉपर्टीज की जगह पर हम एक्चुअल में क्या चीज देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर देखते हैं। ठीक है, और अगर जनरल ट्रेंड की बात करें पीरियोडिक टेबल में, अगर इसके जनरल ट्रेंड की बात करें, ध्यान रखना इसमें एक्सेप्शंस होते हैं। अगर जनरल ट्रेंड की बात करें तो होता क्या है मेटल्स के केस में, ठीक है, मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल रिएक्ट करते हैं ड्यू टू देयर रिड्यूसिंग पावर, रिएक्ट नॉर्मली मेटल रिएक्ट ड्यू टू देयर रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, तो अपने रिड्यूसिंग पावर के कारण वो रिएक्ट करते हैं। रिड्यूसिंग पावर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ लिया है। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या है, ये हमने रेडॉक्स में पढ़ लिया है। ठीक है, तो दूसरों को रिड्यूस करने की जो पावर जिनमें ज्यादा होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो मेटल रिएक्ट्स ड्यू टू देयर रिड्यूसिंग पावर। जनरली अगर जनरल ट्रेंड की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है, डाउन द ग्रुप जाने पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है, और रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है ऐसा बोल रहे हैं, रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है कहने का मतलब रिएक्टिविटी बढ़ती है, रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है, और इसी रिड्यूसिंग पावर बढ़ने के कारण हम अभी क्या पढ़ रहे थे कि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ती है। ठीक है, तो हर बार आयनाइजेशन इंथैल्पी को देखेंगे ऐसा नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में इसमें क्या हो जाता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये रिएक्टिविटी तो बढ़ती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी रिड्यूसिंग पावर होती है, लिथियम की। एक्चुअल में जब हमने मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन में, तो इसमें एक रिड्यूसिंग पावर की सीरीज पढ़ी हुई है हमने, उस रिड्यूसिंग पावर की सीरीज में लिथियम सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और अगर ये लिथियम सबसे ज़्यादा है तो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर का होता है, ये रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर है। जनरल ऑर्डर तो डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ रहा है, बट लिथियम एक्सेप्शन है। इनफैक्ट लिथियम पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर वाला होता है। लिथियम क्या होता है, हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर वाला होता है होल पीरियोडिक टेबल में। समझ में आ गया बेटा। लेकिन यहीं पर अगर हम क्या किसकी बात करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करेंगे, तो यूजुअली किन के लिए ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करते हैं, नॉन मेटल्स के लिए। अगर जनरल ट्रेंड की बात करेंगे तो जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स जनरली रिएक्ट ड्यू टू देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर, जनरली रिएक्ट ड्यू टू देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये अपने ऑक्सीडाइजिंग पावर के कारण रिएक्ट करते हैं। मतलब नॉन मेटल जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं लेकिन खुद रिड्यूस होते हैं। ठीक, तो ये जो नॉन मेटल्स हैं इनमें क्या होता है, जनरली डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती है। डाउन द ग्रुप जाने पर इनमें जनरली ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती है। ठीक है, इनमें ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती है, और ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती है इसका मतलब इनमें क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी भी कम होती है। और यही हमें किस में देखने को मिलता है, इनमें फ्लोरीन में F2, Cl2, Br2, I2, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का भी ऑर्डर है और यही रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर है। समझ में आ गया बेटा। तो ये केवल जनरल ट्रेंड पढ़ा है,
डिटेल में जो ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर है ये एक्चुअल में हमें पढ़ना है किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में। उसमें हम एक सीरीज पढ़ते हैं जिसको पढ़कर हम ज्यादा आसानी से ज्यादा एक्यूरेटली बता सकते हैं कि किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है किसकी कम। रेडॉक्स में तो हमने केवल डेफिनेशन पढ़ा था कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं कौन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यहाँ केवल जनरल ट्रेंड पढ़ा है। ज्यादा डिटेल में हम जहां पढ़ेंगे वो रहेगा कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर बेटा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है एक क्वेश्चन, सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये ट्राई कर लेते हैं बेटा, रिएक्टिविटी से रिलेटेड है। एक्चुअल में एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दे रखा है। क्या है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इफ द एल्कली मेटल्स एंड द हैलोजेंस आर गिवन, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स गिव्स द करेक्ट पिक्चर। तो होता क्या है, अगर हम एल्कली मेटल की बात करें तो एल्कली मेटल कौन से हैं, लेफ्ट साइड में होते हैं, जो आयनाइजेशन इंथैल्पी के कारण मेनली जिनका बिहेवियर चेक कर सकते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन इंथैल्पी कम होती है तो एल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन एल्कली मेटल्स द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस बट इन दी हैलोजेंस इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। समझ में आ गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, फोर्थ वाला ऑप्शन। ये हैलोजेंस में नीचे जाने पर रिएक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन जब हम एल्कली मेटल्स में बोलते हैं या फिर इनफैक्ट एल्कलाइन अर्थ मेटल में भी बोलते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है। समझ में आ गया बेटा ये। तो आज के लेक्चर में हमने ये छोटे छोटे टर्म्स पढ़ लिए, हमने केवल यहाँ जनरल ट्रेंड पढ़ा हुआ है बेटा। हमने केवल जनरली एक दो एग्जांपल समझा, एनोमलस बिहेवियर का मतलब क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, ठीक है, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, या फिर ये जनरल ऑक्सीडाइजिंग नेचर या रिड्यूसिंग नेचर का जनरल ऑर्डर क्या होता है। बट इनमें से इन्हीं टर्म्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर्स में। ठीक है, किसी और चैप्टर में एनोमलस बिहेवियर को पढ़ना है, किसी और चैप्टर में हमें इन ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूसिंग पावर वाले ट्रेंड को पढ़ना है, किसी और चैप्टर में वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो कंसेप्ट है वो रेडॉक्स वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो आज वाले लेक्चर में यहाँ पर इसे खत्म करते हैं बेटा। यहाँ पर हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द चैप्टर था, वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वाला जो लेक्चर रहेगा वो किस पर बेस्ड रहेगा, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल पर, जिसमें मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, डबनियर ट्रायड्स, न्यूलैंड ऑक्टेव्स, इनके बारे में जानेंगे बेटा। तो आज के लेक्चर को खत्म करते हैं फिर बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बेटा।